बारिश की हल्की बूंदों ने शहर को तरोताजा कर दिया था। सानवी अपने घर के आंगन में खड़ी थी, जहां बारिश के बाद पेड़ों से गिरी पत्तियां और धूल इकट्ठा हो गई थी। उसने झाड़ू उठाई और आंगन को साफ करने लगी। हवा में हल्की ठंडक थी और सानवी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे ये छोटे छोटे काम करने में सुकून मिलता था, लेकिन उसकी सास कमला देवी को ये सब समय की बर्बादी लगता था। कमला देवी रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर ताने मारने लगी। सानवी, ये सब काम करने की क्या जरूरत है? एक तो हम नौकरानी को पैसे देते हैं, ऊपर से तू भी दिन रात झाड़ू पोंछा करती रहती है। हमारे समय में तो हम अकेले सारा घर संभाल लेते थे। ये नौकरानी रखने की सनक तुझे कहाँ से आई? सानवी ने झाड़ू चलाते हुए धीरे से जवाब दिया। माँ जी, आपके समय में सब मिलजुल कर काम करते थे। अब मैं अकेली हूँ। सुबह दुकान पर जाना पड़ता है, घर के काम भी हैं। सब कुछ अकेले कैसे संभाल लूं? कमला देवी ने मुंह बनाया। हाँ, दुकान वो तो तूने अपने शौक के लिए खोल रखी है। घर का खर्च तो अभय की कमाई से चलता है। फिर तुझे क्या जरूरत है उस छोटी मोटी दुकान की? उसमें भी नौकरानी रखकर और पैसे बर्बाद करती है। सानवी ने गहरी सांस ली। उसकी दुकान, जहां वह हर्बल साबुन और सुगंधित मोमबत्तियां बनाती थी, उसके लिए सिर्फ शौक नहीं, उसकी पहचान थी। वह सुबह 4 घंटे दुकान चलाती थी और उससे होने वाली कमाई उसे आत्मसंतुष्टि देती थी। लेकिन कमला देवी इसे बेकार का काम कहकर ताने मारती थी। सानवी ने बहस से बचने के लिए चुप रहना बेहतर समझा। वह झाड़ू रखकर रसोई में चली गई। शाम की चाय का समय हो रहा था। उसने चूल्हे पर पानी चढ़ाया और चाय की पत्ती डालने लगी। तभी बाहर से कमला देवी की चिंतित आवाज आई। सानवी, ये क्या हो गया? जल्दी आ। सानवी का दिल धक से रह गया। वह चाय का बर्तन छोड़कर दौड़ती हुई बाहर आई। कमला देवी फोन पर किसी से बात कर रही थीं और उनका चेहरा गंभीर था। सानवी ने घबराते हुए पूछा, माँ जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कमला देवी ने झुंझलाते हुए कहा, अरे, चाय छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? जा, रसोई में काम कर। तेरी ननद मधुरा की सास को कुछ हुआ है, बाद में उससे बात कर लेना। सानवी का मन बैठ गया। उसने पूछा, दीदी को कुछ तो नहीं हुआ ना? कमला देवी ने तुरंत जवाब दिया, मधुरा को कुछ नहीं हुआ। उसकी सास सीढ़ियों से गिर गई है। अब जा, चाय बना। और हाँ, मौसम अच्छा है तो कुछ भजिए भी बना दे। सानवी वापस रसोई में चली गई, लेकिन उसका मन उदास था। कमला देवी फोन पर मधुरा से बात कर रही थी। बेटा, तू हॉस्पिटल में इतना तनाव मत ले, अपना ख्याल रख, खाना पीना मत भूलना। सानवी ने चुपके से सुना और मन ही मन सोचा, माँ जी को दीदी की इतनी चिंता है, लेकिन मेरे लिए तो बस चाय और भजियों की फरमाइश है। उसने भजियों के लिए बेसन का घोल तैयार किया, सब्जियां काटी और चूल्हे पर तेल चढ़ाया। जल्द ही रसोई भजियों की खुशबू से भर गई, लेकिन सानवी का मन अब भी भारी था। उसने चाय और भजिए कमला देवी को परोसे और फिर अपनी ननद मधुरा को फोन लगाया। मधुरा ने बताया कि उसकी सास को गंभीर चोट आई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी और उन्हें कम से कम 3 महीने बेड रेस्ट करना था। सानवी को मधुरा के लिए बहुत बुरा लगा। अगले दिन सानवी और अभय हॉस्पिटल गए। सानवी ने घर से खाना बनाकर ले जाया था, मधुरा के लिए पौष्टिक दाल चावल और कुछ फल। हॉस्पिटल में मधुरा थकी हुई दिख रही थी। उसने सानवी को गले लगाया और कहा, भाभी, तुमने इतना कुछ बनाकर लाया, तुम कितनी अच्छी हो। कमला देवी चुप थीं। हॉस्पिटल से लौटते वक्त उनका चेहरा लटका हुआ था। सानवी समझ गई कि वे मधुरा की बढ़ती जिम्मेदारियों से चिंतित थीं। शाम को जब सानवी रसोई में डिनर की तैयारी के लिए कमला देवी से पूछने गई कि क्या बनाना है, तो उसने सुना कि कमला देवी फोन पर मधुरा से बात कर रही थीं। उनकी बातें सुनकर सानवी के कदम रुक गए। कमला देवी कह रही थीं, मधुरा, तू इतना बोझ क्यों उठा रही है? शादी का मतलब ये थोड़े है कि तू ससुराल की नौकरानी बन जाए। तेरे जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। तू उनसे कह कि वे अपनी माँ को ले जाएं। तू अकेले क्यों सब संभाले? मधुरा की आवाज फोन से आई। माँ जी की ऐसी हालत में मैं उन्हें इतनी दूर कैसे भेज दूं? और मैं यहाँ हूं ही। भैया भाभी को परेशान करने की क्या जरूरत? वे लोग जल्दी आ रहे हैं माँ जी से मिलने। कमला देवी गुस्से में बोली, तू समझती क्यों नहीं? जब तेरी जेठानी आए तो तू मायके चली आ।
सास की सेवा करने का ठेका तूने थोड़े लिया है। कोई बहाना बना और यहाँ आकर आराम कर। सानवी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। 2 साल से कमला देवी ने उसे मायके जाने की इजाजत नहीं दी थी। हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसे रोक लिया जाता था और अब वे अपनी बेटी को सास की सेवा छोड़कर मायके आने की सलाह दे रही थीं। सानवी ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार वह अपनी इच्छाओं को दबने नहीं देगी। उसने चुपके से अपने भाई को फोन किया और मायके की टिकट बुक करवाई। उसने भाई से कहा, मैं आकर पैसे दे दूंगी, बस अभी किसी को मत बताना। सानवी ने अपने पति अभय से भी सारी बातें साझा की। उसने कमला देवी की दोहरी सोच के बारे में बताया। अभय ने उसका साथ दिया और कहा, सानवी, तुमने हमेशा सबकी खुशी का ख्याल रखा, अब तुम्हारी बारी है। मायके जाओ, अपने लिए समय निकालो, मैं सब संभाल लूंगा। 2 हफ्ते बाद सानवी की टिकट पक्की हो गई। उसने चुपके से अपनी पैकिंग कर ली। जाने से पहले उसने रास्ते के लिए अपने लिए पुदीने की चटनी और पराठे बनाए। अभय ने ऑफिस से छुट्टी ली ताकि वह सानवी को स्टेशन छोड़ सके। सुबह नाश्ते के बाद सानवी ने कमला देवी से कहा, माँ जी, मैं आज मायके जा रही हूँ। कमला देवी भड़क गईं। ये क्या अचानक मायके जाने की बात? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुझे पता है मुझे चक्कर आते हैं। तू सास को छोड़कर मायके में जाकर मौज करेगी? पड़ोस की शांति की बहू देख, कैसे सास ससुर की सेवा करती है। सानवी ने इस बार चुप रहना मंजूर नहीं किया। उसने शांति से लेकिन दृढ़ता से कहा, माँ जी, मैंने 2 साल से आपकी हर बात मानी। मायके जाने का नाम लेती थी तो आप रोक लेती थी, लेकिन आप दीदी को फोन करके कह रही हैं कि सास की सेवा छोड़कर मायके चली आओ। अगर दीदी अपनी बीमार सास को छोड़कर मायके आ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? मैंने नौकरानी से कह दिया है, वह 1 हफ्ते तक आपके लिए खाना बना देगी। बाकी कोई दिक्कत हो तो पड़ोस की शांति की बहू को बुला लीजिएगा। आप तो उनकी तारीफ करती रहती हैं। इतना कहकर सानवी ने कमला देवी के पैर छुए और अभय के साथ कार में बैठ गई। कमला देवी गेट तक आई, लेकिन तब तक कार जा चुकी थी। मायके पहुंचकर सानवी ने अपनी माँ और भाई भाभी के साथ समय बिताया। उसने अपनी दुकान के लिए नए हर्बल फॉर्मूले बनाए और अपनी माँ के साथ पुरानी यादें ताज़ा की। उसने कमला देवी को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। सानवी को उनकी नाराजगी का अंदाजा था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस नाराजगी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। 1 हफ्ते बाद जब सानवी लौटी, कमला देवी का व्यवहार अभी भी रूखा था, लेकिन सानवी ने इसे नजरअंदाज किया। उसने अपनी दुकान फिर से शुरू की और अपने काम में मग्न हो गई। सानवी ने समझ लिया था कि कमला देवी की सोच में बेटी और बहू के लिए अलग अलग मापदंड थे। उसने तय किया कि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएगी, लेकिन अपनी खुशी और मानसिक शांति को भी प्राथमिकता देगी। अभय का साथ उसे और मजबूती दे रहा था। एक दिन जब सानवी अपनी दुकान पर नई मोमबत्तियां बना रही थी, एक ग्राहक ने उससे कहा, आपके काम में इतना प्यार और मेहनत दिखता है। ये मोमबत्तियां जलाने से घर में सुकून मिलता है। सानवी मुस्कुराई और मन ही मन सोचा, सुकून तो मुझे भी अपने लिए ढूंढना है और अब मैं उसे किसी के तानों के नीचे दबने नहीं दूंगी।